साथियों नमस्कार। आप सभी का चंद्रा ग्लोबल स्टडी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग 2023 के केमिस्ट्री विषय के अनुसार पेपर को सॉल्व कर रहे थे। ये श्रृंखला हमारी लगातार 3-4 दिनों से चल रही है, जिसमें हम लोग 2023 से 2 के 347 सीबी को सॉल्व कर रहे थे। 1 से लेकर के 3 तक प्रश्नों को पिछली वीडियो में सॉल्व किया गया था। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हुए हम आज क्वेश्चन नंबर 4 से आगे की श्रृंखला को सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं। प्रश्न हमारा 4 है, क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न 4 और 4 का दिया गया है, प्रथम कोड की अभिक्रिया में 100 मिनट पश्चात किसी पदार्थ का सांद्रण अपने प्रारंभिक सांद्रण का 99% विकटित हो जाता है। अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो चलिए यहां पर हम इस प्रश्न को हल करते हैं। लिखेंगे माना पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता, माना पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता, और इस प्रारंभिक सांद्रता को हम स्मॉल a से प्रदर्शित करेंगे और मान लेते हैं कि ये 100 है। और पदार्थ की शेष बची मात्रा, शेष बची सांद्रता, और इस शेष बची सांद्रता को हम प्रदर्शित करते हैं a माइनस एक्स से। तो 99% विकटित हो जाता है, तो 100 माइनस 99 बराबर मात्रा बचेगी 1। समय यहां पर दिया गया है, समय को हम t से प्रदर्शित करेंगे और t बराबर जो दिया गया है वो है 100 मिनट। कह रहा है वेग स्थिरांक ज्ञात करो। वेग स्थिरांक, और वेग स्थिरांक को हम k से लिखते हैं, ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए आइए देखते हैं, प्रश्न को हल करते हैं। इसका सॉल्यूशन देखेंगे। अब क्रिया प्रथम कोड की है तो हम लिखेंगे प्रथम कोड की अभिक्रिया के लिए सूत्र होता है हमारा k बराबर 2.303 बटे t इंटू log a बटा a माइनस एक्स बेस 10। ये हमारा सूत्र होता है। यहीं पर हम इसका वैल्यू रखेंगे। तो मान देखें 2.303, t दिया गया है 100 मिनट इंटू log a की वैल्यू दी गई है 100 और a माइनस एक्स का मान है 1 बेस 10। तो ये log 100 हो जाएगा और log 100 का मान होता है 2। तो 2.303 बटा 100 गुणे 2 से अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6, 2 3 6, 2 दूनी 4 बटा 100, और 100 को हम 10 की घात 2 लिख सकते हैं। हल करेंगे तो ये मान आएगा 4.606 गुणे 10 की घात माइनस 2 मिनट इनवर्स। ये हो जाएगा हमारा वेग स्थिरांक। नोट करिए। उम्मीद है आपने इसे लिख लिया होगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न को हल करते हैं, चौथे के खा को। प्रश्न 4 का खा कह रहा है निम्नलिखित का अर्थ स्पष्ट कीजिए। चौथे का खा, अर्थ स्पष्ट कीजिए। और किसका अर्थ स्पष्ट करना है? तो पहले दिया गया इसमें, पहला है चालकत्व। कह रहा है कि इस चालकत्व का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो जो चालकत्व होता है, चालकत्व का मतलब है कि वह कारक जो धारा को के प्रवाह में सुगमता जो है प्रदान करे। जैसे प्रतिरोध का उल्टा, प्रतिरोध का मतलब होता है कि जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करे, और जो यहाँ पर चालकत्व दिया है, चालकत्व का मतलब है कि जो धारा के मार्ग में सुगमता प्रदान करे। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, चालकत्व की परिभाषा लिखें। देखो, किसी चालक के
प्रतिरोध का व्युत्क्रम, किसी चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रम उसका चालकत्व कहलाता है, उसका चालकत्व कहलाता है। इसे कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। और यहां फार्मूला लिख लेंगे कि कैपिटल जी बराबर 1/r, जहां r प्रतिरोध है, और इसी के आगे इसका मात्रक लिख लेंगे, मात्रक। तो मात्रक r का तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स, या इसी को हम महो भी लिख देते हैं, MHO, या इसको सीमेंस से भी लिखा जाता है, जिसे कैपिटल S से प्रदर्शित कर दिया जाता है। नोट करिए इसे। चलिए, तो फिर अगला दूसरा दिया गया है इसी में, चौथे के खा का दूसरा है, चौथे के खा का दूसरा कह रहा है कि अर्थ स्पष्ट करना है, और क्वेश्चन है सेल नियतांक, सेल नियतांक। तो चलिए सेल नियतांक के बारे में लिखते हैं कि ये सेल नियतांक क्या होता है। परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा लिखें, किसी सेल के दो समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, किसी सेल के दो समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, और ब्रैकेट में इस दूरी को हम लिख लेंगे स्मॉल एल, स्मॉल एल, बीच की दूरी स्मॉल एल, तथा इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल, इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल, और लिख लेंगे ब्रैकेट में स्मॉल ए, स्मॉल ए के अनुपात को, ब्रैकेट बंद करके आगे लिखेंगे, के अनुपात को सेल नियतांक कहते हैं, के अनुपात को सेल नियतांक कहते हैं। इसे स्मॉल एक्स से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल एक्स से प्रदर्शित करते हैं। और इसका फार्मूला आगे लिख लेंगे कि x बराबर L/A, और यहां मात्रक लिख लेंगे, मात्रक। तो सेल नियतांक का मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स। नोट करिए। चलिए, लिख लिया होगा आप लोगों ने इसे। तो अब बात करते हैं हम चौथे का गा। गा आपके सिलेबस से हटा हुआ है ये क्वेश्चन, इसको हल नहीं करना है। चौथे की घा को हम हल करेंगे। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर चौथे का घा। सवाल नंबर 4 का घा। घा दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर यूरिया, जिसका अणुभार 60 है, के 50% W/V जलीय विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए, और R का मान दिया गया है 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल। 3 नंबर का सवाल है। तो चलिए देखिए, जो वैल्यू यहां पर दी गई है हम इसको पहले लिख लेते हैं, इसका सोल्यूशन देखेंगे। इसका सोल्यूशन दिया गया है, टेम्परेचर दिया गया है T, तो T बराबर दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस। इसमें हम 273 ऐड करेंगे हम 273, तो ये हो जाएगा 300 केल्विन, ये टेम्परेचर हो गया। साथ में दिया गया है अणुभार, यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट MW से लिख लेते हैं, और ये है 60। देखिए इसमें दिया गया है कि 50% W/V जलीय विलयन। 50% W/V का मतलब है कि जो विलयन है वो 100 ml है, और उसमें विलेय अर्थात यूरिया 50 ग्राम घुली हुई है। तो हम यहां स्मॉल w यानी वेट यूरिया का दिया गया है 50 ग्राम, इसको नोट करेंगे। और जो वॉल्यूम होगा विलयन का आयतन V, वो दिया गया है 100 ml, 100 ml। आगे देखिए R की वैल्यू दिया है इसने, R बराबर दिया गया है 0.0821 लीटर वायुमंडल
केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स ये दिया गया है कि परासरण दाब P यहां पर आपको बताना है। तो आइए देखते हैं, इसको हम हल करते हैं। सूत्र होता है चूंकि पीबी बराबर एनआरटी, एनआरटी, एन को हम लिख सकते हैं डब्ल्यू आर टी बटे एम डब्ल्यू, एन बराबर डब्ल्यू बटे एम डब्ल्यू हो जाएगा। तो हमें ज्ञात करना है पी, तो पी बराबर सूत्र हो जाएगा डब्ल्यू आर टी बटे एम डब्ल्यू इंटू वी, एम डब्ल्यू इंटू वी। वैल्यू यहां पर रख देते हैं। डब्ल्यू का मान दिया गया है 50, 50, आर का मान है 0.0821, टेम्परेचर दिया गया है 300 केल्विन, एम डब्ल्यू की वैल्यू है यहां पर एम डब्ल्यू है 60 और वॉल्यूम दिया गया है 100 ml। अब इस ml को हम यहां पर लीटर बदलेंगे, 1000 से यहां डिवाइड करेंगे जो कि वो ऊपर चला जाएगा, तो 1000 से यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया गया। चलिए अब इसको हम हल करते हैं। तो देखेंगे यहां पर 2 जीरो से इस 2 जीरो को काट दीजिए, 1 जीरो यहां दिया गया और ये कट जाएगा, इसको भी हटा देते हैं। 6 से हम काटते हैं, 6 कम 6, 6 पंचे 30, तो ये 50 आ जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो मान मिला हमारा 50 गुणे 50 गुणे इतना। चलो इसको हल कर लेते हैं यहां पर। तो P बराबर हो जाएगा 50 गुणे 50 गुणे 0.0821, इसी को हल करते हैं तो 2500 हो जाएगा। ये 50 गुणे 50 बराबर 2500 गुणे 0.0821। तो हल करेंगे इसको, तो डबल जीरो इधर लिख देते हैं। 25 को हल करें, 25 से कम 25, 5 हासिल आई 2, 25 दूना 50, 2 52 के 2 हासिल आई 5, 25 अट्ठे 200 और 200 और 5 205 हो जाएगा, 205। 4 अंक पर दशमलव है, 224 224, ये इतना आ जाएगा 205.25 एटमॉस्फेयर। ये इसका आंसर होगा, नोट करिए इसे। चलिए उम्मीद है इसे लिख लिया होगा आपने। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 पूरी तरह से खत्म होता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न 5। 5 में का दिया गया है, का क्वेश्चन है डी ब्लॉक के किन्हीं डी ब्लॉक तत्वों की किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो हम यहां पर इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, लिखेंगे डी ब्लॉक तत्वों की विशेषताएं निम्न हैं और एक एक करके लिखेंगे। तो पहली विशेषता लिखेंगे हम डी ब्लॉक तत्वों में, जो इसकी पहली विशेषता है, लिखें डी ब्लॉक के सभी तत्व धातुएं हैं। पहली विशेषता यही लिखेंगे, डी ब्लॉक के सभी तत्व धातुएं हैं। नंबर 2, डी ब्लॉक के तत्व परिवर्तनीय संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, परिवर्तनीय संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। नंबर 3 लिखेंगे, ये सेकंड हो गया हमारा। अब नंबर 3 लिखेंगे डी ब्लॉक के तत्व जलीय विलयन में रंगीन आयन बनाते हैं, जलीय विलयन में रंगीन आयन बनाते हैं। और चौथा प्रॉपर्टी लिखेंगे डी ब्लॉक के तत्वों ब्रैकेट में लिख लेंगे संक्रमण धातुओं में उत्प्रेरकीय गुण पाया जाता है, उत्प्रेरकीय गुण पाया जाता है। तो इस तरह से चौथा का हो गया। अगला क्वेश्चन लिखेंगे हम चौथे का खा, सॉरी 5वें का खा लिखेंगे, 5वें का खा। क्वेश्चन नंबर 5
खा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 खा कह रहा है फिनाल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है लेकिन एथेनॉल लगभग उदासीन होता है, क्यों? रीजन पूछ रहा है कि फिनाल अम्लीय गुण प्रदर्शित कर रहा है लेकिन एथेनॉल जो होता है वो ऐसा नहीं करता है, वो लगभग उदासीन होता है, क्यों होता है? तो आप इसका आंसर लिखेंगे, आंसर लिखें, आंसर करके लिखेंगे, लिखें फिनाल, फिनाल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है लेकिन एथेनॉल उदासीन होता है क्योंकि फिनाल से प्राप्त फिनाक्साइड आयन, फिनाल से प्राप्त फिनाक्साइड आयन एल्कोहल से प्राप्त एल्काक्साइड आयनों से अधिक अस्थायी होता है। फिनाल से प्राप्त फिनाक्साइड आयन एल्कोहल से प्राप्त एल्काक्साइड आयनों से अधिक अस्थायी होता है, अधिक अस्थायी होता है क्योंकि फिनाक्साइड आयन में, फिनाक्साइड आयन में अनुनाद के कारण, अनुनाद के कारण कार्बन व ऑक्सीजन परमाणु के मध्य, कार्बन व ऑक्सीजन परमाणु के मध्य आभासी द्विबंध बनता है। और यहां देखेंगे कैसे होता है इसमें अनुनाद, तो देखें ये होता है हमारा फिनाल, ये है फिनाल, इसके पास ये दो लोन पेयर होते हैं, ये जब वियोजित होता है तो ये बना लेता है फिनाक्साइड आयन, इस तरह से फिनाक्साइड आयन बनाता है, यहां पर माइनस चार्ज होता है, फिनाक्साइड आयन बनाता है, इसको कहते हैं हम फिनाक्साइड, फिनाक्साइड आयन। और ये ज्यादा अस्थाई है, ये कैसा है? अस्थाई। इसका अस्थायित्व का गुण क्या है उसको यहां से हम इसके रेजोनेंस से समझते हैं। देखें ये होता है ऑक्सीजन और इसके ऊपर ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब यहां पर अनुनाद होता है तो ये इसका इलेक्ट्रॉन यहां आता है और इसका जो द्विबंध है वो यहां पर चला जाता है, अनुनाद में भाग लेता है, तो कुछ इस प्रकार की संरचना हमें प्राप्त होती है। यहां पर आभासी डबल बॉन्ड हो जाता है, इस ऑक्सीजन पर ऋण आवेश आ जाता है, एक इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाता है और इस ऑक्सीजन के पास पर यहां पर आप देखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ये बंध टूट जाता है, यहां पर ये डबल बॉन्ड होते हैं। दूसरी स्थिति में क्या होगा, ये यहां आएगा और ये वाला जो डबल बॉन्ड है इस कार्बन पर चला जाता है, तो फिर अगली संरचना हमें कुछ ऐसी मिलती है, यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहां पर ऋण आवेश आएगा, इलेक्ट्रॉन होंगे, एक यहां पर होगा और इस ऑक्सीजन के पास में पॉजिटिव चार्ज होगा। अगली स्थिति में ये यहां जाएगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन यहां दे देगा, तो कुछ ऐसी संरचना बनेगी, यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहां पर ऋण आवेश आएगा, एक लोन पेयर होगा, ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज और दो लोन पेयर होंगे। अगली स्थिति में क्या होगा, ये यहां पर जाएगा, इसका अपना इलेक्ट्रॉन इसको त्याग देगा ये, और संरचना पहले की जैसी हमें प्राप्त हो जाएगी ऐसे, और यहां पर ऋण आवेश होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में आभासी द्विबंध बन रहा है और इसी आभासी द्विबंध के कारण फिनाक्साइड आयन बहुत ही ज्यादा अस्थायी होता है, इसलिए इसका जो कैरेक्टर है वो एसिटिक होता है, अर्थात यह अम्लीय होता है। जबकि अगर आप बात करें एल्काक्साइड आयन में यानी अल्कोहल की बात करें तो आप अल्कोहल देखेंगे ये होता है, जब यहां पर कोई न्यूक्लियोफाइल आता है, इस पर अटैक करता है तो ये बना लेता है RO माइनस और प्लस H प्लस आयन हो जाएगा। तो चूंकि इस पे ऑक्सीजन पर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है ये किसी अनुनाद में भाग नहीं लेता है, इसलिए ये अस्थायी होता है, अस्थायी होता है, जबकि इसकी तुलना में ये अस्थायी होता है। तो इसीलिए यहां पर
फिनाक्साइड आयन एल्काक्साइड आयनों की अपेक्षा ज्यादा अस्थायी होता है और ये अम्लीय कैरेक्टर का है, नोट करिए। उम्मीद है इसे आपने लिख लिया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। चलिए ये देखते हैं। तो ये पांचवें के खा हो गया। अब हम पांचवें के गा की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का गा। गा दिया गया है। गा में 3 क्वेश्चन है। तो गा का जो पहला है, गा का पहला पहला ये दिया गया है। एक यहां पर संरचना बनी हुई है CH3 CH2O CH2 CH2 CH3 का IUPAC नाम लिखिए। कह रहा है कि इसका IUPAC नाम लिखिए कि क्या होगा। तो देखिए इसका IUPAC जो नाम होगा, IUPAC नाम एक प्रकार का ईथर दिया गया है। ईथर में बताया जाता है कि ऑक्सीजन के दोनों ओर दो समान या भिन्न भिन्न प्रकार के एल्किल समूह जुड़े होते हैं। और जब हम इसका IUPAC नाम लिखते हैं तो जिस ओर कार्बनों की संख्या कम होती है, अर्थात जो छोटी श्रृंखला होती है, उसको एल्काक्सी के रूप में और बड़ी श्रृंखला को एल्केन के रूप में लिख दिया जाता है। तो आप देखेंगे इधर 2 कार्बन इधर 3, तो इसको हम एल्काक्सी के रूप में लिखेंगे, इसको एल्केन के रूप में। तो यहां 2 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा एथॉक्सी, और इधर 3 कार्बन है तो नाम हो जाएगा प्रोपेन। इसका IUPAC नाम हो जाएगा एथॉक्सी प्रोपेन। नोट करिए। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी 5 के गा में दूसरा हमारा सिलेबस में नहीं है तो इसको नहीं हल करना है। हम क्वेश्चन नंबर इसी में तीसरे पार्ट को देखते हैं। 5 के गा का तीसरा, 5 के गा का तीसरा। चलिए देखिए, गा का तीसरा दिया गया है 0.1 मोलर यूरिया तथा 0.1 मोलर NaCl विलयन में किसका परासरण दाब अधिक होगा, कारण स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं। 0.1 मोलर यूरिया और 0.1 मोलर NaCl। देखिए 0.1 मोलर यूरिया और दूसरा दिया गया है 0.1 मोलर NaCl। इन दोनों में कह रहा है कि किसका परासरण दाब अधिक होगा। तो आइए हम बात करते हैं इसके परासरण दाब के बारे में। देखिए यूरिया आप देखेंगे तो ये कार्बनिक यौगिक है, इनमें सहसंयोजी बंध होगा। जब सहसंयोजी बंध बनेगा तो ये अनआयनिक यौगिक है। अगर हम इसके परासरण दाब की सूत्र की बात करें तो इसके लिए देखेंगे कि P बराबर ICST, जहां I वानठाप गुणांक होता है। अगर ये आयनिक यौगिक हैं तो कितने आयन बन रहे हैं हम उनकी संख्या को लिख देते हैं I के स्थान पर, और अगर ये अनायनिक है अर्थात सहसंयोजी यौगिक है तो I के जगह पर 1 लिखा जाता है। तो यहां पर देखोगे कि यहां I बराबर 1 ही लिखा जाएगा। और अगर हम इसकी बात करें यहां पर क्या होगा, I बराबर 1 रहेगा। और अगर इसके लिए हम रखें तो I बराबर CHT, और यहां NaCl जब भी वियोजित होगा तो ये बनाएगा Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन, यानी I बराबर यहां पर 2 हो जाएगा। अब अगर आप यहीं पर मान रखें तो 1 हो जाएगा CHT और 1 हो जाएगा 2CHT। तो आप देख रहे हैं कि परासरण दाब किसका अधिक होगा, तो NaCl का परासरण दाब अधिक होगा क्योंकि इसमें 2 से गुणा हो रहा है। तो कह रहे हैं कि कारण सहित स्पष्ट कीजिए। तो हम लिखेंगे, इसका कारण लिख लेंगे। क्वेश्चन में दे रहा है कि कारण स्पष्ट कीजिए, तो इसका रीजन लिख लेंगे। क्योंकि यूरिया एक आयनिक यौगिक है, अतः वियोजन के बाद यह 2 आयन देता है, अर्थात वानठाप गुणांक I का मान 2 होता है। वानठाप गुणांक I का मान 2 होता है। इसलिए
0.1 मोलर NaCl का परासरण दाब अधिक होगा। नोट करिए। चलिए, अब ये पांचवें के घा हो गए पूरी तरह से। अब पांचवें का घा हम हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का घा। क्वेश्चन नंबर 5 का घा। क्वेश्चन नंबर 5 के घा में दिया है एथेनामीन से निम्नलिखित को होने वाली अभिक्रिया का संतुलित समीकरण लिखिए। एथेनामीन सूत्र होता है यहां पर C2H5NH2 और इस C2H5NH2 की क्रिया हमें दिखाना है। तो इसमें ये पांचवें का घा है और पांचवें के घा में पहला क्वेश्चन दिया गया है कि NaNO2 यानी सोडियम नाइट्राइट और प्लस टर्न HCl के साथ अभिक्रिया दिखाओ। टर्न HCl के साथ अभिक्रिया दिखाओ। देखिए यहां पर जब हम C2H5NH2 अर्थात एथेनामीन की क्रिया दिखाते हैं किसके साथ में, NaNH2 और प्लस HCl जो कि डाइल्यूट होता है। तो यहां पर अभिक्रिया कौन करता है, HNO2 नाइट्रस अम्ल इससे अभिक्रिया करता है और जब ये नाइट्रस अम्ल अभिक्रिया करता है तो ये बनाता है एथिल एल्कोहल C2H5OH प्लस H2O प्लस N2 नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है। नोट करें यहां का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 0 से 5 डिग्री सेल्सियस यानी बहुत ही ठंडे में यह क्रिया होती है। नोट करिए इसे। चलिए, और दूसरा दिया गया है हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया, तो इसको हम मिटा रहे हैं। दूसरा दिया गया है दूसरा क्वेश्चन दिया गया है हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया। तो आइए देखते हैं हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्या क्रिया होगी। इसका दूसरा है पांचवें का घा का दूसरा हिंसबर्ग अभिकर्मक। हिंसबर्ग अभिकर्मक देखेंगे। हिंसबर्ग अभिकर्मक, हिंसबर्ग अभिकर्मक का जो दूसरा नाम होता है उसे कहते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड सूत्र होता है इसका C6H5SO2Cl बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो चलिए हम यहां पर बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की एथेनामीन से क्रिया दिखाते हैं और यहां पर देखें जो ये अभिक्रिया करता है ये प्राथमिक एमीन से चूंकि कह रहा है तो देखते हैं हम यहां पर प्राइमरी एमीन से जब ये क्रिया करेगा प्राथमिक एमीन अर्थात C2H5NH2 से क्रिया बाकी यहां पर ये सेकेंडरी एमीन से भी क्रिया करता है, तृतीयक एमीन से नहीं करता है। लेकिन आपके प्रश्न में केवल ये एथिल एमीन से पूछ रहा है तो हम केवल इसी से रिएक्शन दिखाएंगे। देखें ये है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड या हम कह सकते हैं हिंसबर्ग अभिकर्मक और जब इसकी क्रिया कराते हैं हम एथिल एमीन C2H5NH2 तो जब ये क्रिया करता है तो इसका एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन ये यहां से HCl के रूप में अलग हो जाता है और इस सल्फर से सीधे नाइट्रोजन अटैच होता है। तो ये बना लेता है SNH C2H5 इसका नाम हो जाता है N एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड और चूंकि यहां पर आप देख रहे हैं कि ये नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है अर्थात
हाइड्रोजन होने के कारण इसकी जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है, और अगर इसकी प्रकृति अम्लीय है तो ये कैसा होगा, ये क्षार में विलेय होगा, क्षार में विलेय। नोट करिए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आया होगा। आज यहीं तक इसको रोकते हैं। अगली क्लास या इसके अगले क्लास प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 से हम इसके अगले वीडियो में हल करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अभी सभी अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।